तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे हीट बजट की। देखिए बजट के वर्ड आता है जब, इसका मतलब होता है अकाउंटिंग, कितना आया और कितना गया, क्या रिसीव हुआ, क्या खर्च हुआ। जैसी हीट बजट ऑफ द अर्थ कहे तो इसका मतलब होगा एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर ने कितनी एनर्जी को रिसीव किया फ्रॉम द सन और कितनी रेडिएट बैक किया इन द लॉन्ग रन, मतलब 24 घंटे के अंदर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमने ली है उतनी एनर्जी स्पेस में वापस करनी पड़ेगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव मस्ट बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट। अर्थ एनर्जी को रिटेन नहीं कर सकती, अर्थ कैन नॉट अफोर्ड, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि जितनी हीट ज़्यादा आए और यही रुकी रहे और कम हीट बाहर जाए। ऐसे होने से तो अर्थ गर्म हो जाएगी और गर्म हो जाएगी तो हम जानते हैं क्या होगा। तो ये कैसे होता है कि 24 घंटे में द अर्थ लूजेस टू स्पेस, वो स्पेस में लूज करती है उतनी एनर्जी जितनी एनर्जी उसने रिसीव की फ्रॉम द सन। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ये राइज होता है, और टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइज होने के बाद, उसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज होने के बाद फिर वो कूल कैसे होता है। तो कैसे एक मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस है बिटवीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन अप। तो इसका बहुत शानदार तरीका है। किताबें कहती हैं कि अगर इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम 100 यूनिट्स ले लें, या आने वाला जो सोलर रेडिएशन है वो 100 यूनिट के आसपास आता है, तो अबाउट 35 यूनिट, 100 में से 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर ओनली एंड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर और सरफेस ऑफ द अर्थ मिलाकर 35 आउट ऑफ 100 उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। और ये जो 35 यूनिट्स होता है इसका ब्रेकअप ऐसे है कि 27 यूनिट्स, 35 में से 27 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड्स। क्लाउड के टॉप से बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है क्लाउड। 35 में से 27 यूनिट्स तो अकेले वही रिफ्लेक्ट करता है, और 2 यूनिट्स जहां पर भी स्नो और आइस है, हर जगह तो है भी नहीं, आर्कटिक में है, अंटार्कटिक में है, तिब्बत में है और माउंटेन्स के टॉप पर है, वो 2 यूनिट्स वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो 27 + 2 कितना हो गया, 29। और 6 यूनिट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के टॉप से 6 यूनिट्स रिफ्लेक्ट हो जाता है बैक। तो 29 + 6 35। अब इस बात को समझना अगर हम चाहें कि टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर से कैसे रिफ्लेक्ट होता है, तो कुछ तो आइस का फॉर्मेशन क्लाउड्स में भी होता है। हम जब क्लाउड्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पानी और आइस के टुकड़ों का वो मिलन है, लेकिन इससे ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेस को रिफ्लेक्ट करने वाले ओजोन, ये ओजोन है जो इस 6 यूनिट्स का मैक्सिमम फ्रॉम द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर ये ना हो तो स्किन के कैंसर्स हो जाएं, अर्थ के सारे जमीन का मॉइस्चर यानी सॉइल का मॉइस्चर सूख जाए, पेड़ों की पत्तियां नीचे गिर जाए, आग लग जाए जंगलों में। ये अल्ट्रावायलेट रेस को बचाने वाला, एक्सट्रीमली हार्मफुल रेस को बचाने वाला, जो हमारे स्किन स्केल में म्यूटेशन कॉज कर दे, वो ओजोन है। तो 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड, आर गेटिंग 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड। आंख बंद करके एक बार देखिए साहब, 27 units from the top, absolutely top of the cloud, 2 units from snow and ice, Arctic, Antarctic, Tibet, mountain tops, and then 6 units are reflected from the top of the atmosphere, जिसमें ओजोन, ट्राइएटॉमिक आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन, उसका बहुत बड़ा हाथ है। 35 रिफ्लेक्ट करने के बाद 14 एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। सर आपने अभी पिछले लेक्चर में बताया था एटमॉस्फेयर सन की डायरेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता। मैंने ये बताया था कि सन के डायरेक्ट शॉर्ट वेव, हाईली एनर्जेटिक शॉर्ट वेव लेंथ की वेव्स को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन सन से आने वाली 43% सुबह के वक्त और शाम के वक्त, और जब हमारा एंगल शाम की तरफ जा रहा है अर्थ का रोटेट होकर, या सुबह हो रही है, उस समय 43% ऑफ इंसोलेशन वो आता है लॉन्ग वेव। और हम जानते हैं कि लॉन्ग वेव इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करती है। तो 14 यूनिट्स
ऊपर से आ रहा है, जो सूरज की तरफ से जो आ रहा है, उसमें से 14 यूनिट्स एटमॉस्फेयर डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। मतलब आने वाले यूनिट्स जो हैं उसमें से 14 यूनिट्स लॉन्ग वेव में आते हैं। लॉन्ग वेव में कब आते हैं? जब सूरज की गर्मी इतनी नहीं होती, सुबह के वक्त आते हैं और शाम के वक्त आते हैं। 14 यूनिट्स वो ले लेता है। अब अगर आप 35 जो रिफ्लेक्ट हो गया और 14 जो एब्जॉर्ब हो गया, दोनों को प्लस कर दे तो 49 हो गया। और अभी हमने एब्जॉर्ब सिर्फ 14 ही किया है, तो बच गया 51 यूनिट्स। उसका क्या ब्रेकअप है? तो ये 51 यूनिट हाईली एनर्जेटिक होता है, जमीन पर आता है, जमीन पर आकर उसे अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अर्थ में एक साइकिल शुरू होता है। उसे सवेरे, सुबह होने से पहले, रात के एकदम आखिरी पहर जब सुबह होने वाली होती है, इस 51 यूनिट्स को उससे पहले वापस करना है। क्यों? जैसे ही अगले दिन की सुबह होगी, फिर से नई इंसोलेशन आएगा, नया इनकमिंग सोलर रेडिएशन आएगा। तो 51 यूनिट्स को रेडिएट बैक करना है अर्थ को। और अर्थ एमिट करती है, हम जानते हैं, लॉन्ग वेव में करती है। और लॉन्ग वेव में कैसे करती है? जितनी जो बॉडी गर्म होती है उतना वो शॉर्ट वेव में रेडिएट करती है, लेकिन जितनी जो बॉडी ठंडी होती है उतने लॉन्ग वेव में वो रेडिएट करती है। और हर कोई रेडिएट करता है। मैंने ये भी कहा था, इवन आप भी रेडिएट करते हैं, मैं भी रेडिएट करता हूँ। तो लॉन्ग वेव में वो रेडिएट करना स्टार्ट करती है। लेकिन लॉन्ग वेव में से 17 यूनिट्स जो है, 51 में से 17 यूनिट्स जो है, दे आर अलाउड टू एस्केप टू द स्पेस डायरेक्टली। 17 यूनिट्स कहाँ से? अर्थ के अंदर से। 51 में से 17 यूनिट्स डायरेक्टली एस्केप हो जाता है, एटमॉस्फेयर को बिना गर्म किए एस्केप हो जाता है। सोच कर बताओ, एटमॉस्फेयर को बिना गर्म किए अर्थ से आने वाले 17 यूनिट्स वो स्पेस में निकल जाते हैं, एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं कर पाते। एटमॉस्फेयर को कब वो गर्म नहीं कर पाते? जब वो हाईली एनर्जेटिक हो और शॉर्ट वेव हो। इसका मतलब है अर्थ भी इतनी गर्म होती है कि वो शॉर्ट वेव में एमिट करे। सोच के बताइए, अर्थ इतनी गर्म कब होती होगी कि वो शॉर्ट वेव में एमिट करे? मुझे ऐसा लगता है 11 से 1:30 बजे के बीच में अर्थ सच में इतनी तपने लगती है कि वो भी शॉर्ट वेव में, हाईली एनर्जेटिक वेव में रेडिएट करती है। और यहीं पर वो 17 यूनिट्स हैं जो एटमॉस्फेयर को बिना हीट के ऊपर स्पेस में चले जाते। 51 में से 17 चले गए तो बचे 34 यूनिट्स। ये 34 यूनिट्स वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जिसको एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब करके धीरे धीरे अर्थ स्पेस में निकालती है। तो इसमें से जो 6 यूनिट्स हैं वो अर्थ का एटमॉस्फेयर कंडक्शन से एब्सॉर्ब करता है। कंडक्शन वही होता है, लोहे को एक तरफ गर्म करो तो दूसरी तरफ तक थोड़ी देर में उसकी हीट पहुंच जाती है। जब हम कढ़ाई में चम्मच भूल जाते हैं और जब वो चम्मच छूते हैं तो हमें गर्म लगता है, क्यों? नीचे गर्म हुआ था इसलिए ऊपर तक। तो कंडक्शन 6 यूनिट्स वो अर्थ के कांटेक्ट में आने वाली ट्रोपोस्फियर के नीचे की हवाएं गर्म होती हैं। और जब भी हवा गर्म होती है वो ऊपर उठती है। हॉट एयर बलून के अंदर, बलून को ऊपर ले जाने के लिए हम उसमें हॉट एयर मारते हैं। जब हॉट एयर मारते हैं तो हॉट एयर ट्राइज टू एक्सपांड इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन बलून के अंदर होती है तो बलून को लेके आसमान की तरफ जाती है। हॉट एयर 6 यूनिट्स बाय कंडक्शन। जैसी हवा नीचे आई, जमीन के साथ कंडक्ट किया, गर्म हो गई। 9 यूनिट्स थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? देखिए, हमने अर्थ के मेंटल में पढ़ा था चाय की केतली वाला। जब भी आप कोई लौ जलाएंगे तो नीचे से वो हीट होकर राइज होगी, लेस डेंस होगी, और लेस डेंस होगी तो धीरे धीरे राइज होगी और ऊपर जाके बाइफरकेट होगी जब वो मोर डेंस हो जाएगी। तो ये कन्वेक्शन है। जब अर्थ के कांटेक्ट में हवाएं भी आती हैं तो वो गर्म होती है, और जैसी गर्म होती है वो भी ऊपर उठने लगती हैं और कूल होने लगती है। आगे हम पढ़ेंगे उनका कूलिंग का रेट है -6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 किलोमीटर। और जैसे जैसे वो ऊपर उठती है ठंडी होती है और ठंडी होकर बादल बनाती है। तो 9 यूनिट्स थ्रू कन्वेक्शन। एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस में भी ये 9 यूनिट्स आते हैं, प्लस 19 यूनिट्स थ्रू लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जब हवा ऊपर उठने लगी तो -6.5 -6.5 -6.5 ठंडी होने लगी,
6.5 फॉर 1 किलोमीटर वो ठंडी होने लगी। तो मिसाल के तौर पे ज़मीन पर अगर 24 डिग्री सेल्सियस इस वक्त है और हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगेगी तो तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास वो इतनी ठंडी हो जाएगी कि अब वो अपने अंदर किसी भी भाप को, वाटर वेपर को नहीं रख सकती। तो वो वाटर वेपर को रिलीज कर देगी। जैसे वाटर के ड्रॉपलेट को निकालेगी उसके साथ छुपी हुई लेटेंट मतलब छुपी हुई हीट बाहर आ जाएगी। उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जैसे ही हमने किसी ड्रॉप को हमने गर्म किया, गर्म करती उसने एनर्जी ली, एनर्जी को अपने अंदर लेके गायब कर दिया और हवा बन के, वाटर वेपर बन के वो खो गई। लेकिन जैसे ही हमने उसको ठंडी सतह पे लगाया, उसकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करके बाहर निकाला और वो ड्रॉपलेट उस ठंडी सतह पर लग जाती है। तो वो जो एनर्जी बाहर निकली जो हमें नहीं दिख रही है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। 19 यूनिट्स वहां से आते हैं। आप समझ गए मेरी बात? 19 यूनिट्स वहां से आते हैं। तो 6 यूनिट्स कंडक्शन से, 9 यूनिट्स कन्वेक्शन और एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस से, हवाओं के चलने से, और 19 यूनिट्स थ्रू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के रिलीज होने से। देखिए, एटमॉस्फेयर ने पहले अर्थ से नहीं करते हुए जब सूरज सवेरे निकला तो उससे सीधा लॉन्ग वेव को उसने एब्जॉर्ब किया। जब गर्मी इतनी नहीं थी, क्योंकि हमारी जमीन धीरे धीरे सूरज की तरफ मुड़ रही, उसने लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब किया। लॉन्ग वेव से 14 यूनिट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब किए और अब ये 34 यूनिट्स इनडायरेक्टली सेकेंड हैंड हीट से एब्जॉर्ब किए। तो 14 और 34 को प्लस करने पे 48 यूनिट्स, और ये 48 यूनिट्स को एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं और धीरे 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 इन यूनिट्स को अर्थ छोड़ती है। और इसका जो लास्ट पार्ट छूटता है वो एकदम सवेरे सुबह होने से आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले इसका लास्ट पार्ट धीरे से एस्केप होता है। और जैसे धीरे से एस्केप होता है, इंसान को उसका असर होता है। इंसान आंख बंद करके सोया होता है, वो अपनी चादर ढूंढ रहा होता है और चादर खींच के हम ओढ़ लेते हैं क्योंकि उतने सवेरे ठंडी लगती है, उतने सवेरे ठंडी लगती है। तो ये 48 यूनिट्स एटमॉस्फेयर के धीरे धीरे निकलेंगे, सुबह होने से आधा घंटे से 20 मिनट पहले तक निकलेंगे, और 17 यूनिट्स फ्रॉम अर्थ है। यहाँ पर हमने इसको समझाने के लिए साइकिल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को बिटवीन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर बहुत ही इजीली और सिंपल लिया। ऐसे नहीं होता है, ये आइडियलिस्टिक है, लेकिन बार बार टकरा कर एनर्जी वापस आती है, फिर अर्थ गर्म होती है, फिर रेडिएट करती है, फिर आती है, फिर अर्थ रेडिएट करती है, फिर एस्केप होती है, फिर वापस आती है, फिर रिफ्लेक्शन, रेडिएशन, री रेडिएशन करते करते इट टेक्स अ लार्ज नंबर ऑफ साइकिल्स टू अचीव दिस, लार्ज नंबर ऑफ साइकिल्स टू अचीव दिस। लेकिन इसी तरह अर्थ अपने एटमॉस्फेयर को गर्म करती है, और ये गर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, इसके बिना कोई जीवन नहीं है। एक चीज और इसमें जो गड़बड़ है वो ये है कि हर जगह एक समान हीट नहीं आती, एक जैसी हीट नहीं आती, इसलिए हर जगह से एक जैसी हीट रेडिएट नहीं होती। कुछ एरियाज जो है ना वो इंसोलेशन सरप्लस है, वहां पर आने वाली सोलर एनर्जी सरप्लस में आती है, और कुछ एरियाज जो हैं वो इंसोलेशन या सोलर एनर्जी डेफिसिट है, वहां पर ठंडी पड़ती है, इतने जोर से गर्मी नहीं आती। तो कहाँ जोर से गर्मी आती है? इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में। हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हीट बजट इज नॉट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म नहीं है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, रादर हीट बजट लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। आप इक्वेटर से कितना करीब है इस बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि इक्वेटर पे परपेंडिकुलर रेज होती है। समर में आप ट्रॉपिक से कितना नजदीक है, क्या आप ट्रॉपिक पर है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो जो एरिया समर में ट्रॉपिक्स के करीब होते हैं वहाँ हीट ज़्यादा होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है, वो हीट सरप्लस होती है। लेकिन पोलर एरियाज वो बड़ी कम एनर्जी को रिसीव करते हैं, क्योंकि उसकी 3-4 वजह है। पहले तो याद करिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज स्लांटिंग है, और एक छोटी सी रेज बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। जब छोटी सी रेज बहुत बड़े एरिया को कवर करती है तो कुछ होता है, उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसकी एनर्जी जो है वो लगभग ठंडी हो जाती है पोलर एरियाज में। दूसरा एक और सफ़ेद कलर का बर्फ है, तो उसका अल्बीडो ज़्यादा होता है। अभी हम अल्बीडो बहुत ध्यान से पढ़े, अल्बीडो यानी रिफ्लेक्शन विदाउट हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा 2 यूनिट्स तो खाली आर्कटिक और एंटार्क्टिक वाले वो निकाले, और तीसरा
सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से वहां ठंडी हवाएं नीचे आती है, तो पोलर एरियाज डेफिसिट होते हैं। तो इन पोलर एरियाज में हीट को ट्रांसफर किया जाता है, कहां से? ट्रॉपिक्स से, इक्वेटर से। कौन करता है, कैसे भेजा जाता है? गरम गरम ओशियन करंट्स अपनी गर्मी को वहां लेके जाते हैं। चलने वाली हवाएं, प्लानिटरी विंड्स अपने साथ गर्मी को वहां ले जाते हैं। तो इसे यूं कह लें इंग्लिश में लैटिट्यूडिनल ट्रांसफर ऑफ हीट होता है बिटवीन द एरियाज ऑफ एनर्जी सरप्लस टू एरियाज ऑफ एनर्जी डेफिसिट। और एजेंट्स कौन बनते हैं? विंड्स बनती हैं, ओशियन करंट्स बनते हैं। तो पोलर एरियाज जो एनर्जी डेफिसिट है वो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन से एनर्जी बोरो करते हैं। कैसे? हम बहुत गहराई से देखने वाले। और ये सरप्लस और ये डेफिसिट, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है अर्थ और उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए। लेकिन अर्थ के लिए बस इतना ज़रूरी है कि वो जितनी एनर्जी लेती है उतनी वापस कर दे एंड मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस, एक परफेक्ट बैलेंस को मेंटेन करें। आइए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं ताकि जिंदगी भर के लिए चीज़ें याद हो जाए।